ड्राफ्टिंग, लेकिन एक्चुअली थियरी के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, थियरी में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आप फाइल बनाएंगे वहां के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहीं से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितनी बात हम लोग यहाँ आज करेंगे, डिट्टो यही क्वेश्चन आपसे पूरे वाइवा में पूछे जाएंगे। कुछ और भी पूछ ले जाते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग प्रैक्टिकल के दिन करेंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, अदरवाइज थियरी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। ये दोनों बातों को ध्यान रख के आपको समझना है। और कभी कभी पूछ भी लिया जाए तो, चूंकि आज आप देख रहे हैं तो पूछा भी जाए तो कोई इशू नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपके, यानी बीइंग एडवोकेट, सर ये ये थोड़ा सा स्लो आ रहा है आवाज आपका। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मैं कह रहा हूँ बीइंग एडवोकेट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थियरी के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दो दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सीसीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना भी हो तो कोई बात नहीं है। तो अब जैसा कि ये वर्ड दो यहाँ पे यूज किए गए हैं, ड्राफ्टिंग और रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, और यहीं साथ साथ प्लीडिंग भी समझना है हम लोगों को। तो ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग, अपने वर्ड्स में अगर हम लोग बात करें तो ड्राफ्टिंग का मतलब है बनाना, उसे तैयार करना। ड्राफ्ट आप सभी को पता है, ड्राफ्ट कि कोई एक प्रारूप तैयार करना, एक मॉडल तैयार करना, स्पेसिमेन तैयार करना। और प्लीडिंग का मतलब है कि पार्टीज के द्वारा जब कोर्ट के सामने अपने ग्रीवांसेस, अपने रिड्रेसल के लिए जब वो जाते हैं, तो जिस मोड और मीन से जाते हैं उसी को हम प्लीडिंग कहते हैं। यानी जो एप्लीकेशन लेके जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, पेपर लेके जाएंगे, और बेसिक रूप से कहा जाए तो हम लोग अप्लाई करते हैं कोर्ट को, तो एप्लीकेशन लेके जाएंगे, तो उसी बात को हम प्लीडिंग्स कहते हैं। यानी दोनों पार्टीज के द्वारा जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा वो कहलाएगा प्लीडिंग। और उसी प्लीडिंग को तैयार करना, तैयार करने के रूल्स रेगुलेशन, ये ड्राफ्टिंग। तो यही ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग आज का हम लोगों का टॉपिक है। तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्किल ऑफ ए लॉयर। जैसा मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स इन ए क्लियर, कंसाइज, लॉजिकल एंड लीगली इन्फोर्सेबल मैनर। यानी आपको एक लीगल मैनर से ये सब काम करना है। यानी सामान्य तौर पे आप जब अपनी बातों को कहीं लेटर में भेज रहे होंगे, परिवार में आप बातचीत कर रहे होंगे, तो वहां आप थोड़ा सा, आपका सेंस या वे दूसरा होता है। यहाँ आपका वे थोड़ा सा हट के होगा, अलग होगा, इसीलिए आप इसे प्लेंट और सूट कहते हैं। अदरवाइज ये सारी प्रोसीडिंग नॉर्मल प्रोसीडिंग ही है। तो ए वेल ड्राफ्टेड प्लीडिंग इनेबल्स द कोर्ट टू अंडरस्टैंड द रियल डिस्प्यूट। यानी जब आप सही तरीके से चीजों को कंसाइज वे में कोर्ट के सामने रखेंगे, तभी वो आपके डिस्प्यूट को समझ पाएगा और तभी डिसाइड कर पाएगा मैटर को बिटवीन द पार्टीज एंड फैसिलिटेट्स स्पीडी जस्टिस। अब आप उसको उलझाए रहेंगे, काज ऑफ एक्शन ही नहीं समझा पाएंगे, तो फिर वो जस्टिस क्या करेगा? स्वाभाविक है डिले होगा। पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ्टन लीड्स टू कंफ्यूजन, अननेसेसरी लिटिगेशन, डिले एंड रिजेक्शन ऑफ प्लीडिंग। अब आपका काज ऑफ एक्शन शो नहीं होगा तो आपकी प्लीडिंग जो है, प्लेंट जो है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का एक टॉपिक भी है, हम लोग पढ़ते भी हैं, समझते हैं कि कुछ ग्राउंड्स पे आपका प्लेंट बिना किसी डिसीजन के ही रिजेक्ट किया जा सकता है। तो उसका एक मेन रीजन यहाँ ड्राफ्टिंग की आपकी कमी भी हो सकती है। एक मिनट, कोई साथी आपका जोड़ना चाहता है। हम्म। द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी, पर्टिकुलरली ऑर्डर 6, यानी यही मेन ऑर्डर है जो प्लीडिंग्स की बात करता है, ऑर्डर 6। अब इसी के अलग अलग जो रूल्स हैं, और ये रूल 1 से लेकर के रूल 17 तक प्लीडिंग की बात की गई है। 1 to 17, और 17 में स्पेशली बात की गई है अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग। तो 17 स्पेशल हो जाता है अमेंडमेंट्स के लिए, और 1 से लेकर के 16 तक जनरल सब बातें की गई हैं। लेस डाउन द जनरल रूल्स रिलेटिंग टू प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग, तो सबसे पहले हम लोग ड्राफ्टिंग की बात करेंगे, फिर प्लीडिंग पे चलेंगे, प्लीडिंग के बाद प्लेंट, फिर रिटन स्टेटमेंट, और उसी के साथ साथ रिट पिटीशन की भी बात कर लेंगे हम लोग। तो ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ
एक्सप्रेसिंग लीगल फैक्ट्स, राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड रिलीफ इन प्रॉपर लीगल लैंग्वेज। अब ये लीगल लैंग्वेज का एक पेपर ही पूरा एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, लेकिन ये पेपर आपको पढ़ना है 6 सेमेस्टर में। और आप लोग अगर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिले तो ये हम लोगों को सबको मिल करके, बीइंग ए फैकल्टी, मुझे, आपको बीइंग ए स्टूडेंट या बीइंग एडवोकेट, आगे चल के ये रेस करना है इशू कि जिस लीगल लैंग्वेज की यहाँ बात की जा रही है, और लीगल लैंग्वेज हम लोगों को पढ़ाया जाता है 6 सेमेस्टर में, तो ये पढ़ाया जाना चाहिए बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर में, ताकि हम उस लीगल लैंग्वेज को फिर यूज कर पाए। अब 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब हम पास आउट हो रहे हैं, तो उसका रीजनेबल तरीका यही है कि उसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाना चाहिए, मैक्सिमम सेकंड में पढ़ा दिया जाए, थर्ड में पढ़ा दिया जाए, ताकि उसको आप यूज करना भी यहीं से सीख लें। और लीगल लैंग्वेज का मतलब ऐसा कुछ अलग एलियन या रॉकेट साइंस का फार्मूला नहीं है, उसमें बेसिक वही बातें हैं कि इंग्लिश कैसे आपको लिखनी है, पढ़नी है, समझनी है, उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है। तो लीगल लैंग्वेज की वहाँ पे बात की गई कि लीगल लैंग्वेज हमेशा आपको यूज करनी है। लीगल लैंग्वेज वर्ड किस लिए यूज किया जा रहा है कि हर वर्ड्स की अपनी एक मीनिंग होती है, अलग मीनिंग होती है, जो उस कंटेक्स्ट में यूज की जाती है। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप ना? तो अभी वही वर्ड, वही सेंटेंस जब आप अपने डिक्शनरी मीनिंग में देखेंगे तो नॉर्मल, यानी हमारे सिविल लाइफ में, यानी जो हमारी आम लाइफ है, उस लाइफ में उस वर्ड्स का, उस सेंटेंस का मतलब अलग होता है। और जब आप वही वर्ड, वही सेंटेंस, वही फ्रेज यूज करते हैं कोर्ट में या लॉ की फील्ड में, तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसीलिए बार बार लीगल लैंग्वेज की बात की जाती है, ताकि कोर्ट भी वही समझे, यूनिफॉर्मिटी हो, यानी बातचीत में, यानी ये बातचीत ही तो हो रही है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में हो रही है, तो इसको हम प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग ये सब कह रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन तो यही है कि कोर्ट से हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे घर में हम बातचीत करते हैं उसी तरह कोर्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कोर्ट हमें नहीं जानता, हम कोर्ट को नहीं जानते, हम पार्टी को भी कभी जानते हैं, कभी नहीं भी जानते हैं, तो हमारी जो बातचीत हो उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, यानी प्लेंटिफ भी वही बात कहे, कोर्ट भी वही बात कहे, वही उसी वर्ड को यूज करे, उसी लैंग्वेज को यूज करे, और जो डिफेंडेंट है वो भी उसी लैंग्वेज को यूज करे, ताकि भाषा की कोई समस्या ना हो। क्योंकि हम लोग एक दूसरे की बात को भाषा के, लैंग्वेज के माध्यम से ही जानेंगे, तो इस वजह से लीगल लैंग्वेज की बात की जाती है कि सभी पार्टीज को, कोर्ट को लीगल लैंग्वेज में अपनी बातचीत करनी है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राफ्टिंग, यानी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों इतनी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जैसा अभी मैंने कहा, सेम वही ऑब्जेक्टिव उसका, यूनिफॉर्मिटी हो और सभी लोग, सभी लोगों की बातचीत समझ सकें, और हमारी जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। टू क्लियरली स्टेट द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप सही तरीके से अपने फैक्ट को बता सकें। टू आइडेंटिफाई द इशूज इन डिस्प्यूट, क्या डिस्प्यूट है वो पता चल जाए। टू इन्फॉर्म द अपोजिट पार्टी अबाउट द क्लेम, यानी अपोजिट पार्टी को पता चल जाए कि क्लेम क्या है। टू असिस्ट द कोर्ट इन डिसाइडिंग द डिस्प्यूट, कोर्ट को ये सहायता मिले डिसाइड करने में। टू अवॉइड एम्बिग्युइटी एंड अननेसेसरी लिटिगेशन, यानी उसमें कोई डाउट ना हो, उसकी कोई गुंजाइश ना हो, और अनावश्यक फिर लिटिगेशन ना हो। चूंकि आप अगर ड्राफ्टिंग में आपने कमी कर दी, तो कोर्ट का या हमारे लॉ का रूल है कि अगर आपने प्रेयर नहीं की, जिस बात के लिए प्रेयर आपको करना चाहिए था, आपने प्रेयर नहीं की, तो फिर आप उस रिलीफ को डिमांड नहीं कर पाएंगे। ये मेन बेसिक मामला है। तो इसीलिए अगर आपने प्लीडिंग में गलती कर दी, तो ये बात जो कही जा रही है कि अननेसेसरी लिटिगेशन, तो फिर बार बार दोबारा आप कोर्ट के पास जाएंगे या बार बार अमेंडमेंट की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है कि लिटिगेशन में चीजें बढ़ती जाएंगी। अब हम लोग अलग बात करेंगे कि अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया तो बाद में आप उसको रेज भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा रूल भी है, जिसको आप रेस जुडिकेटा के नाम से जानते हैं या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के नाम से जानते हैं। तो अलग हम लोग का टॉपिक होगा, उस पर बात करेंगे। टू इंश्योर कंप्लायंस विथ प्रोसीजरल लॉ, यानी प्रोसीजरल लॉ को कायदे से सही तरीके से हम उसका कंप्लायंस कर सकें, ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, तो क्लियरिटी होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे जो बात कही जानी चाहिए उस तरह से आप उस सीक्वेंस में रखें अपनी बातों को, कंप्लीट आपकी बातचीत हो, प्रिसीजन, कंसिस्टेंसी, गुड फेथ, लीगल कंप्लायंस, प्रॉपर रिलीफ, यानी जो आपको मांगना है वो प्रॉपर आप मांगें। और कभी कभी हम
एडवोकेट्स की वजह से क्लाइंट का बहुत नुकसान हो जाता है, केवल और केवल प्लीडिंग की वजह से, प्लीडिंग की अच्छी जानकारी न होने की वजह से। तो ये बहुत बड़ा मैटर है प्लीडिंग। और कोर्ट में अगर आप में से कोई भी कोर्ट से मतलब उसका कोई रिलेशन हो कोर्ट से, या आप आते जाते हो कोर्ट, तो आपने देखा होगा कि पूरे कोर्ट प्रीमाइसेस में 2 4 5 एडवोकेट्स आपको ऐसे दिखेंगे कि जिनके पास लोग राय लेने के लिए आते हैं, प्लीडिंग के लिए, क्या ड्राफ्ट किया जाए, कैसे ड्राफ्ट किया जाए। और कुछ एडवोकेट्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो लोगों की प्लीडिंग करते हैं और उसका वो चार्ज करते हैं। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्लीडिंग, और विशेष रूप से सिविल की प्रैक्टिस के लिए, क्रिमिनल मैटर के लिए प्लीडिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वहां इंपॉर्टेंस है आर्गुमेंट का, लॉजिक का। और यहाँ सीपीसी में इंपॉर्टेंस है प्लीडिंग की। प्लीडिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है सीपीसी की, और क्रिमिनल में आर्गुमेंट या लॉजिक। आप अपने अपोजिट पार्टी को क्रॉस कर सकें, उसको चैलेंज कर सकें, ये आपकी खासियत होनी चाहिए। तो रिलेवेंट रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, क्या क्या इसके रूल्स हैं, और यही रूल्स आपको ओवरलैप करते हुए दिखेंगे उसके प्लेंट के साथ, प्लीडिंग के साथ भी। तो प्लीडिंग मींस प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट। तो एक बेसिक बात हम लोगों को ये समझनी है कि प्लीडिंग का मतलब कभी भी ये नहीं है, यानी ये और जो लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है वाइवा में कि प्लीडिंग मींस। तो अभी जिसे ध्यान नहीं है होगा तो वो सीधे वो उसके समझ यही आएगा कि भाई जो रिटन स्टेटमेंट आ रहा है वो भी प्लीडिंग का पार्ट है, और जो प्लेंट है वो भी पार्ट है इसी का। इसलिए हम कह देते हैं प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट इज ए प्लीडिंग। लेकिन एक्चुअल ये है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी दोनों में से कोई भी है तो वो प्लेंट है अपने आप, सॉरी प्लीडिंग है। और मैंने यहाँ तक कहा कि कोई आप एक सिंपल सिंगल पेज का एप्लीकेशन भी देते हैं तो वो भी प्लीडिंग का पार्ट है। मटेरियल फैक्ट्स, only material facts should be stated and not the evidence by which they are to be proved। यानी एविडेंस आपको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं, केवल फैक्ट्स बताने हैं, वो भी मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं। फॉर्म, अब चूंकि ये सारे रिपीट होंगे अभी चल के प्लीडिंग में भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ड्राफ्टिंग की जब आपसे बात की जाएगी तो भी ये रूल्स ही बात किए जाएंगे, और जब प्लीडिंग की बात आएगी तब भी लगभग ये चीजें होंगी। तो फॉर्म ऑफ प्लीडिंग क्या होगा, तो उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्म भी दिया गया है, आपको भेजा भी जाएगा मेल में। उसी फॉर्म में आपको चीजें तैयार करनी होती हैं, पर्टिकुलर्स आपको बताने हैं। यानी अगर फ्रॉड का केस है, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है, तो आपको पूरा बताना होगा कैसे कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। कंडीशन प्रेसिडेंट अगर कुछ है तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि हाँ वो कंडीशन फुलफिल हुई थी, कि डिपार्चर फ्रॉम प्लीडिंग। नो पार्टिंग कैन रेज ए न्यू केस इनकॉन्सिस्टेंट विथ अर्लियर प्लीडिंग। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर प्लीडिंग में आपने कुछ लिख दिया, कुछ ड्राफ्ट कर दिया, तैयार कर दिया, तो कम से कम उसके अगेंस्ट तो फिर आप कुछ प्लीड नहीं कर सकते या रेज नहीं कर सकते कोई इशू। तो इसीलिए प्लीडिंग को बहुत सावधानी से किया जाता है। हालांकि प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं आप, अमेंडमेंट है रूल, लेकिन वो कंसिस्टेंट अमेंडमेंट हो सकता है, इनकॉन्सिस्टेंट नहीं हो सकता। इसलिए प्लीडिंग को तैयार करते समय आपको बहुत सावधान रहना है। न्यू ग्राउंड्स, only facts arising after institution of the suit may be introduced by amendment with the permission of the court। यानी अगर कोई नया फैक्ट आया तब आप अमेंडमेंट करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आप अमेंड भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अमेंडमेंट का रूल है, अगर कंसिस्टेंट फैक्ट आपके पास हैं या बाद में आ गए इंस्टीट्यूशन के बाद, तो उनको लेकर के आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। डिनायल मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट वेग। यानी जो रिटन स्टेटमेंट आएगा उसमें डिनायल की बात हम लोगों ने की थी कि जो अपोजिट पार्टी आती है वो एक्सेप्ट करती है कुछ फैक्ट को, कुछ को डिनाई करती है। तो आपको एग्जैक्ट डिनाई भी करना है, एग्जैक्ट एक्सेप्ट भी करना है। इसीलिए आप पैरा वाइज, पॉइंट वाइज एक्सेप्टेंस भी करते हैं और डिनायल भी करते हैं कि पैरा नंबर 1 एक्सेप्टेड, पैरा नंबर 2 डिनाइड, और वो भी किन किन पॉइंट्स पे डिनाइड, सब आपको स्पेशली लिखना पड़ता है। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, नेसेसरी पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन शुड बी मेंशन। यानी सब कुछ आपको मेंशन सही तरीके से करना है। साइनिंग ऑफ प्लीडिंग, यानी साइन करना है, वेरीफाई करना है, अभी बात करेंगे हम लोग नीचे इसकी। अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट की बात हम लोगों ने अभी की कि प्लीडिंग को अमेंड किया जा सकता है। जजमेंट के पहले कभी भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जनरली जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले अमेंड कर लेना चाहिए। अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया तो कोर्ट की परमिशन से फिर भी किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की बात की थी तो उसमें यही बातें कवर हुई थी। हेल्प्स आइडेंटिटी द रियल कंट्रोवर्सी, यानी किस बात पे कोर्ट को डिसीजन लेना है। प्रिवेंट्स अननेसेसरी लिटिगेशन, एंश्योर्स
प्रोसीजरल फेयरनेस, सेव्स जुडिशियल टाइम, प्रोटेक्ट्स लीगल राइट्स, इनेबल्स इफेक्टिव एडजुडिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव में भी यही बातें आपको दिखेंगी, और जब आप उसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो भी यही बातें ओवरलैप करती हुई दिखेंगी। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। जब आपसे वाइवा में ये सब बातें पूछी जाएंगी तो आपको नॉर्मल इसी तरह से आंसर देना है। आपको बहुत टेक्निकल वे में नहीं जाना कि अच्छा ये बात ऑब्जेक्ट में थी कि नहीं, या इंपॉर्टेंस में थी कि नहीं। जो याद आ जाए, जो आपको कॉमन सेंस से लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप बताएंगे उसमें। अब प्लीडिंग की बात की जाए तो प्लीडिंग को स्पेशली हम लोगों ने बात की कि ऑर्डर 6 में बात की गई है, और रूल 1 से लेकर के 16 तक टोटल प्लीडिंग की बात की गई। और इसमें लास्ट जो आपका रूल है ये अमेंडमेंट की बात करता है स्पेशली। तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की बात आएगी तो ये अलग रूल है 17, और बाकी ये सभी रूल जो है मिलकर के जनरल प्लीडिंग की बात कर रहे हैं। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। हमेशा ये जो और है इस पे आपको फोकस रखना है वाइवा में बताने के लिए, और वैसे भी समझ अपनी डेवलप करने के लिए कि कोई भी एक पेपर भी आपने दे दिया कोर्ट में तो वो प्लीडिंग का पार्ट है, तो इसका मतलब एक सिंगल पेपर भी प्लीडिंग कहलाएगा और हो सकता है। अब इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो प्लीडिंग इज द रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बाय विच ए पार्टी एस्टेब्लिश इट्स क्लेम और डिफेंस बिफोर ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। यानी कोई पार्टी जो अपना क्लेम कोर्ट के सामने लेके जा रही है, उसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही कहलाता है प्लीडिंग। अब चूंकि प्लीडिंग वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसमें डिफेंस भी आ गया और क्लेम भी आ गया, और जब हम प्लेंट की बात करेंगे तो केवल क्लेम आ जाएगा, और जब डिफेंस की बात करेंगे तो केवल डिफेंस आ जाएगा। यानी जब रिटन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो केवल डिफेंस आ जाएगा। एसेंशियल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, अब ये जनरल रूल्स हैं, फिर अभी हम लोग स्पेशल रूल की बात करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं प्लीडिंग में, सॉरी वाइवा में। और चूंकि ये पूरा हम लोग का जो भी आज का टॉपिक है ये टोटल प्रैक्टिकल का ही टॉपिक है, वाइवा का टॉपिक है, तो ये मैं ना भी कहूँ कहीं तो आपको उसी सेंस में बातों को समझना सुनना है कि आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं और सब पूछा जाता है। लेकिन जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा जरूर, निश्चित रूप से। जैसे मैंने ऊपर कहा कि प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, तो ये तो खूब पूछा जाता है। अभी ये भी खूब पूछा जाएगा जब आपसे एसेंशियल रूल्स की बात की जाएगी, तो इसमें एसेंशियल रूल में भी फंडामेंटल रूल्स पूछे जाते हैं। तो स्टेट ओनली मटेरियल फैक्ट्स, डू नॉट स्टेट एविडेंस, facts should be concise, use numbered paragraphs, facts should be chronological manner, यानी जो क्रमवार चीजें हैं वो आपको क्रम से ही लिखनी है। यानी जिस डेट में कोई पहला डेट है तो पहले लिखना है, बाद की चीजें बाद में लिखनी है। फैक्ट शुड बी अवॉइड आर्गुमेंटिव लैंग्वेज, यानी आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, इसमें केवल बताना है, आपको नरेशन देना है। अवॉइड लीगल कंक्लूजन अनलेस नेसेसरी, आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। स्टेट ऑल नेसेसरी फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस, यानी कॉज ऑफ एक्शन जिन फैक्ट्स से पता चल पाए वो आपको निश्चित रूप से बताना है। डिवाइड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर्ड कॉन्सिक्यूटली, डेट सम्स एंड नंबर्स शैल बी इन फिगर्स एंड एज वेल वर्ड्स। नोटिस, अब थोड़ा सा जो जहां जरूरी है मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी ये तो बातें अभी फंडामेंटल में आएगी तो वहीं बात करेंगे, स्टेट एविडेंस इसकी बात वहीं करेंगे, कंसाइज वहां पे आएगा। अब ये बात ये कही जा रही है यूज नंबर्ड पैराग्राफ, यानी जब कोई एक बात आपने कह ली यहाँ पे तो इसको आप नंबरिंग देंगे एक, और यहाँ आपने बात कह ली तो अब दूसरी बात दूसरा नंबर दे करके फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। यानी अलग अलग तरह की बात अलग अलग पैराग्राफ में होगी और सभी पैराग्राफ को आप नंबर देंगे, ये बात कही जा रही है। फिर क्या कहा जा रहा है, फैक्ट शुड बी क्रोनोलॉजिकल, यानी मैंने कहा कि 5 तारीख को फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, यानी डीड तैयार की गई। 10 तारीख को कोर्ट उसे रजिस्टर कराया गया सब रजिस्ट्रार के, तो इसी क्रम में आपको लिखना होगा, 5 तारीख वाली बात पहले, 10 तारीख वाली बात बाद में। फैक्ट्स अवॉइड आर्गुमेंटिव, यानी आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, अपनी बात बतानी है। आर्गुमेंट तो कोर्ट में जब डिसीजन के पहले आपको करना होगा, कंक्लूजन में भी कोई मैटर नहीं है। स्टेट ऑल नेसेसरी फैक्ट, अब जितने भी नेसेसरी फैक्ट्स होंगे काज ऑफ एक्शन को शो करने के लिए, ये आपको बताना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ग्राउंड बन जाएगा। यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ये ग्राउंड बन जाएगा अगर काज ऑफ एक्शन ही शो नहीं हो रहा होगा। तो आपको निश्चित रूप से अपने काज ऑफ एक्शन पे फोकस करना होगा। इसी तरह से जब आप अपना डिफेंस कर रहे होंगे तो आपको अपना डिफेंस बताना होगा, ये पता चल सके कि आप क्या डिफेंस ले रहे हैं। अब ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं पैराग्राफ में आपको, और अब एक मेन बात यहाँ पे आपको समझनी कि डेट
अगर आप लिख रहे होंगे या कोई सम लिख रहे होंगे, जैसे आपको लिखना है कि 10,000 रुपए या कोई नंबर हो, तो इसको आपको फिगर और वर्ड्स दोनों में लिखना है। जैसे अभी मैं कहूँ कि 25, या सीधे अगर हम लोग इसको लिखें इस तरह से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 25 जुलाई 2026, तो फिर आपको 25 जुलाई इस तरह से भी लिखना है। ये बात कही जा रही है कोई नंबर, अभी जैसा मैंने कहा कि 10,000 रुपये लिखना है आपको, तो आप फिर लिखेंगे 10,000, 10,000 इस तरह से आपको लिखना है। कोई नंबर भी इस तरह से है, तो आपको फिगर और वर्ड्स दोनों यूज करना है। ताकि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल स्पष्टता रहे, कोई दिक्कत ना हो। जैसे जब सेल रीड तैयार की जाती है, आप अगर कभी गए हो अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो आपने देखा होगा कि वो जो राइटर होता है वहाँ, वो क्या लिखता है, उस राइटर को एक वर्ड देते हैं। जब आप डीड लिखेंगे तो उसको स्क्राइब शायद वर्ड यूज करते हैं, स्क्राइब। तो वो लिखता है इस तरह से, मान लीजिए कंसिडरेशन है 10,000 रुपये, तो वो लिखता है 10,000, जिसका आधा 5,000 होता है, ताकि बाद में आप कोई गड़बड़ी कर ना सकें। तो ये उसका पर्पज होता है कि वहाँ चीटिंग ना की जा सके, फ्रॉड ना किया जा सके। तो उसी तरह से कोर्ट को बिल्कुल क्लियर मैसेज देने के लिए आप इस तरह से चीजों को कर रहे हैं। अब ये आ गया आपका फंडामेंटल रूल्स, यानी वो जनरल रूल्स थे, अब उसका ही ये मेन रूल है। ये चार आपको निश्चित फॉलो करना ही करना है, और यही वाइवा में आपसे सबसे निश्चित रूप से पूछा जाता है। हर सेकंड या थर्ड स्टूडेंट से ये जरूर पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल रूल्स क्या है। फंडामेंटल रूल्स आपने बताया तो शायद वो आपसे आगे जनरल रूल्स पूछ लेंगे, या फंडामेंटल रूल्स आप नहीं बता पा रहे हैं तो कुछ इसी में उन्होंने कहा कि अच्छा और कोई रूल्स या जनरल रूल्स। अब इसमें आपको देखना है कि जब आप अपने फैक्ट्स बता रहे हैं कोर्ट को, तो लॉ आपको नहीं बताना है कि फला सेक्शन में ये बात लिखी है, उस सेक्शन के अनुसार मुझे ये रिलीफ चाहिए, या इस सेक्शन के अनुसार मैं ये प्लीडिंग तैयार कर रहा हूँ। ये लॉ नहीं आपको बताना है। क्या बताना है, केवल आपको फैक्ट्स बताने हैं। जो आपके पास फैक्ट्स हैं उन्हीं फैक्ट्स को स्टेट करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जो फैक्ट्स आप बताएंगे वो कहानी पूरी नहीं बताएंगे। जितना मटेरियल है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपको बताना है, मटेरियल फैक्ट। अब इसके बाद एविडेंस आपको नहीं देना है, न बताना है कि मैं किस एविडेंस से प्रूव करूंगा अपनी बात को। ये भी आपको वहां बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताने की आवश्यकता है। तो एविडेंस आपको नहीं देना है, और कंसाइज फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना है। अगर इसकी तुलना हम लोग करें इस बात की कंसाइज की, तो जज साहब के सामने आपने 500 पेज का अपना प्लेंट तैयार कर दिया, और जो मीलॉर्ड हैं वो उस आपकी प्लेंट में खोज रहे हैं कि भाई इनका मैटर क्या है, यानी काज ऑफ एक्शन क्या है, मुझे डिसाइड क्या करना है, और इशू कैसे कहाँ से फ्रेम करना है। तो अब पता चला कि प्लेंटिफ ने 500 पेज का प्लेंट दिया, और जब आप दावा भी कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, और उसको आप कहते हैं प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट, तो तीनों नाम से आप उसको जानते हैं। तो अब जब डिफेंडेंट लेके आया तो वो 600 पेज का लेके आ गया। तो अब ये दोनों को ही पढ़ के काज ऑफ इशू पता चलता है, ये इशूज फ्रेम किए जाते हैं। तो अब जज साहब 1100 पेज को पढ़ रहे हैं आराम से बैठ के, तो एक महीने में तो पढ़ेंगे 1100 पेज। तो इसीलिए ये चारों बात कही जा रही है कि आपको लॉ नहीं समझाना है कोर्ट को, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है, कंसाइज फॉर्म में लिखना है, एविडेंस भी नहीं बताना है, और फैक्ट भी केवल मटेरियल फैक्ट बताना है, जिसकी वजह से काज ऑफ एक्शन का पता चल सके और इशूज का पता चल सके। बाकी कोई फैक्ट आपको नहीं बताना। तो ये मैंने कहा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कहा, और ऊपर मैंने कहा था प्लीडिंग की डिफिनेशन आपको ध्यान रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग क्या है, तो वही जो ऊपर हम लोगों ने ड्राफ्टिंग में बात की थी, लगभग उसी तरह की बात यहाँ भी है। टू डिफाइन द इशू, जैसा अभी मैंने कहा, इशू को डिफाइन किया जा सके। प्रिवेंट सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब जो अपोजिट पार्टी है उसको एग्जैक्टली पहले ही पता चल जाए कि उसको किस बात के लिए कोर्ट में आना है, किस बात के लिए डिफेंस अपना करना है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि प्रिवेंट सरप्राइज, यानी सरप्राइज वो अचानक सरप्राइज में मतलब ना हो जाए कि ये क्या है मेरे सामने, या मुझे किस बात को डिफेंस करना है, तो पहले से उसको पता हो समन के साथ। इसीलिए प्लेन की कॉपी भेज दी जाती है ताकि उसे सब कुछ पता हो जाए। टू इन्फॉर्म द अपोजिट पार्टी, वही बात सेम उसी सरप्राइज का ही ये आगे का एक तरह से हम कह रहे हैं कि हम सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। टू असिस्ट द कोर्ट, कोर्ट को भी असिस्ट करने के लिए। टू अवॉइड अननेसेसरी एविडेंस, जितनी ही उल्टी सीधी आप बातें लिखेंगे उतनी ही चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो नैरो द कंट्रोवर्सी,
सेव्स जुडिशियल टाइम, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एविडेंस, गाइड्स द ट्रायल। क्योंकि सारा बेस यही होता है, तो अगर ये सही नहीं होगा तो फिर आगे सभी जो प्रोसेस हमारा चलना है उसमें एम्बिग्युइटी होगी, तमाम दिक्कतें आएंगी। उन्हीं को डील करने के लिए, उन्हीं को अवॉइड करने के लिए हमें अच्छा प्लेंट, अच्छी प्लेडिंग तैयार करनी है दोनों पार्टीज को मिलकर, ताकि पूरा प्रोसेस इजी मूव कर सके। अब प्लीडिंग हम लोगों ने देखा, तो प्लीडिंग का ही पार्ट आ गया प्लेंट, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात क्या की कि प्लीडिंग मींस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट और यानी हम लोग ऑब्लिक कर लें तो रिटन स्टेटमेंट, WS इसको आप कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो अब उसका एक पार्ट है, प्लीडिंग का एक पार्ट है प्लेंट। ए प्लेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बाय द प्लेंटिफ और इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सिविल सूट। यानी सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करने का या फाइल करने का जो माध्यम है, पहला जो मैकेनिज्म है वो है प्लेंट। यानी जो एप्लीकेशन लेकर के आप पहली बार कोर्ट जाते हैं उसी को हम यहाँ पे प्लेंट के नाम से जानते हैं। और जब यही आंसर लेकर के आएगा डिफेंडेंट, तब वो रिटन स्टेटमेंट कहला जाएगा। इसी का अपोजिट है, इट इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 7। यानी प्लीडिंग की बात की गई है 6 में, यानी प्लीडिंग ये अलग इसके लिए ऑर्डर है 6, प्लेंट के लिए अलग ऑर्डर हो गया, पूरा एक ऑर्डर ही अलग हो गया। प्लेंट 7, रिटन स्टेटमेंट इसका ऑर्डर हो गया 8, यानी 6, 7, 8। ये 3 ऑर्डर आपको यहाँ पे रेफर करने हैं जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी वो आपसे ऑर्डर भी पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर में प्लीडिंग की बात की गई है, किस ऑर्डर में प्लेंट की बात की गई है, किस ऑर्डर में WS की बात की गई है। तो ये सभी वर्ड्स से भी आपको परिचित रहना है और इसका कम से कम आपको मीनिंग समझना है। ऑर्डर भी वहाँ वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। थियरी में लिखते समय आप ने नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन वाइवा में तो आपको बताना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लिमिटेड केवल आपको प्लीडिंग ही पढ़नी है, तो प्लीडिंग में आप बता सकते हैं 3 ही ऑर्डर हैं। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? ए प्लेंट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द प्लेंटिव्स कॉज ऑफ एक्शन, फैक्ट्स, रिलीफ सॉट एंड जुरिडिक्शन डिटेल। यानी एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा आवेदन जिसमें जो आवेदक है, जो प्लेंटिफ है, जिसको आप नाम प्लेंटिफ दे रहे हैं, वो अपने फैक्ट्स को बताता है, काज ऑफ एक्शन को बताता है, अपनी रिलीफ जो वो क्लेम कर रहा है उसको बताता है, और इसमें कोर्ट के जुडिक्शनल डिटेल वगैरह भी बताए जाते हैं। सारा कुछ बताने वाला ये जो डॉक्यूमेंट है, इसी को आप प्लेंट के नाम से जानते हैं। इसके एसेंशियल्स क्या होंगे? तो नेम ऑफ द कोर्ट, सबसे पहले आप कोर्ट का नाम ही लिखते हैं ऊपर। जब कभी आपने कोई डॉक्यूमेंट देखा हो, जजमेंट कोई देखा होगा आपने, तो उसमें भी सबसे पहले कोर्ट का नाम ही होता है, कोर्ट। इसके बाद आप क्या लिखते हैं? नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज। पार्टीज का मतलब दोनों पार्टीज, यानी राम वर्सेस श्याम। यानी डिफेंडेंट का भी आप नाम पता लिखते हैं, पूरा डिटेल, एज वगैरह सब लिखते हैं आप, सन ऑफ वगैरह पूरी डिटेल लिखते हैं आप, ताकि बिल्कुल एक बार में देखने से ही क्लियर उसके बाद उसकी आइडेंटिटी हो सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ एक बात आपको और मेंशन करनी पड़ती है कि अगर ये माइनर है या रिप्रेजेंटेटिव सूट है, तब ये बातें भी आपको यहाँ डिटेल में बतानी पड़ती है। अदरवाइज ये मेजर है और इस तरह का कोई मैटर नहीं है, तो फिर केवल नाम, एड्रेस और सन ऑफ लिख करके आपका काम चल जाता है। अदरवाइज कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट वगैरह का मैटर है, तो वो भी आपको यहीं पे लिखना पड़ता है। काज ऑफ एक्शन होना चाहिए, पता चलना चाहिए, फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग क्लेम, जुरिडिक्शन का जिक्र आप करते हैं। पहले ही क्लास में शायद हम लोगों ने जिक्र किया था कि जुरिडिक्शन आपको बताना पड़ता है कि हाँ, जो मेरा केस है उसका जुरिडिक्शन आप, यानी मिलॉर्ड के पास है, आप इसे सुन सकते हैं। जुरिडिक्शन का मतलब हम लोगों ने बात की थी, ये पिक्यूनरी होना चाहिए, टेरिटोरियल होना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर का जुरिडिक्शन होना चाहिए। इसकी वैल्यूएशन आप बताते हैं। वैल्यूएशन किस लिए बताते हैं? कोर्ट फी देने के लिए। अब वही बात नीचे लिखी हुई है, कोर्ट फी। रिलीफ क्लेम, जो आप रिलीफ चाहते हैं कोर्ट से, वो आपको बताना है। इसके बाद लास्ट में आप वेरीफाई करते हैं और फिर साइन करते हैं। तो वेरीफाई कौन करेगा? तो जो ऊपर के फैक्ट्स बता रहा है वही वेरीफाई करेगा, यानी पार्टी वेरीफाई करती है। किस तरह से वेरीफाई करती है कि नंबर 1 से लेके नंबर 3 तक ये
लॉ की जो जानकारी के अनुसार, और नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक ये मेरी पर्सनल नॉलेज के अनुसार फैक्ट सही हैं। और ये जानकारी 9 से लेकर 8 तक, यानी जो जैसे जानकारी उसको मिली है, मैंने अपने वकील साहब से ये बात जानी, ये बात मैंने अपनी पर्सनल नॉलेज से बताई। आपको सारी बात स्पष्टता के साथ लिखना पड़ता है वेरिफिकेशन में कि मैं कहाँ से ये बात बता रहा हूँ। फिर पार्टी साइन करती है, पार्टी का एडवोकेट लीडर है तो वो साइन करेगा, और इसके बाद आपका प्लेंट तैयार हो गया। इसी प्लेंट को आप लेकर के जब कोर्ट में जाते हैं तो इसी को आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब इम्पोर्टेंस इसमें क्या बताया जा सकता है या आप बता सकते हैं? कमेंसेस द सूट, यानी मैंने वही बात आपसे कही कि यहीं से सूट का प्रारंभ माना जाता है। इनिशिएशन ऑफ सूट डिटरमाइंस जुडिक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ ट्रायल, और यही बेसिस बनता है ट्रायल का। पर्टिकुलर्स ऑफ ए प्लेंट, अब वही बात जो ऊपर हम लोगों ने कही सब वही पर्टिकुलर में आ जाएगा। अब इसके बाद रिटन स्टेटमेंट, यानी जवाब दावा, रिटन स्टेटमेंट WS, या प्लीडिंग ऑफ किसका? डिफेंडेंट का। डिफेंडेंट की जो प्लीडिंग है वही कहलाती है रिटन स्टेटमेंट। A written statement is the defense submitted by the defendant in answer to the plaint, यानी प्लेंट का आंसर दिया जाना ही रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। तो आप इस इन किन्हीं वर्ड्स में वाइवा में ये बात अपनी बता सकते हैं। इवन आपसे कहीं रिटन एग्जाम में भी पूछा जाए तो अपने शब्दों में आप बता सकते हैं। इट इज गवर्न बाई ऑर्डर 8, जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा कि रिटन स्टेटमेंट की बात ऑर्डर 8 में की गई है, 7 में प्लेंट की और 6 में ओवरऑल दोनों की बात मिला करके 6 में। डिफिनीशन, ए रिटन स्टेटमेंट इज द रिटन प्लीडिंग कंटेनिंग एडमिशन, यानी इसमें जैसा हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि यहाँ एडमिशंस होंगे, यानी कुछ पॉइंट्स को आप एडमिट करेंगे, कुछ को डिनाई करेंगे। लीगल ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, इसमें सेट ऑफ हो सकता है, इसमें काउंटर क्लेम भी हो सकता है। तो अभी दोनों वर्ड्स को हम लोग बात करेंगे, सेट ऑफ क्या है और काउंटर क्लेम क्या है। तो ये दोनों बातें भी रिटन स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है। अब यहाँ क्या कंटेंट्स होगा? एडमिशन और डिनायल। अब देखिए वहां जो वर्डिंग क्या स्टार्ट हुई थी कि फैक्ट्स आप बता रहे होंगे, यहाँ जो हमारे कंटेंट्स थे या पर्टिकुलर्स थे, नेम ऑफ द पार्ट कोड, तो ये चीजें यहाँ भी होंगी, रिटन स्टेटमेंट में ही होंगी। यानी ये तो दोनों लोगों को बताना ही बताना है, लेकिन अब मेनली क्या आएगा जो अलग से आ रहा है वो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि आप उसका डिनायल करेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे। स्पेसिफिक डिनायल्स, अगर डिनायल कर रहे हैं आप तो स्पेसिफिक डिनायल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन अगर आपका किसी पॉइंट पे है तो वो आप बता रहे होंगे। एडिशनल फैक्ट्स अगर आपके पास कुछ है प्लेंट के अलावा तो वो बताएंगे आप। अभी जैसा मैंने ऊपर कहा था सेट ऑफ की बात आप करेंगे, काउंटर क्लेम की कर सकते हैं। इन दोनों में मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, सेट ऑफ या काउंटर क्लेम। और फिर लास्ट में प्रेयर आपकी कोई अपनी होगी तो वो प्रेयर करेंगे। जैसा ऊपर हम लोगों ने वर्डिंग यूज किया था कि रिलीफ, तो यानी रिलीफ वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जो आप डिमांड कर रहे हैं उसी को हम प्रेयर या रिलीफ की बात कर रहे हैं। अब ये दो वर्ड जो यूज किए गए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, तो ये आपसे थियरी में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में। और यहाँ भी आपको जानना चाहिए, आपसे वो वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सेट ऑफ या व्हाट इज काउंटर क्लेम। तो सेट ऑफ का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसा? तो मान लीजिए कि आप लोगों ने फी सबमिट करनी थी। मान लीजिए आप लोगों को मुझे देना था 100 रुपये, तो आप लोगों ने मुझे 100 रुपया नहीं दिया था। इसी बात को मैं सूट लेकर के गया हूँ कोर्ट के पास, तो ये कोर्ट के पास ये चला गया सूट 100 रुपये क्लेम करने के लिए। लेकिन दूसरे वे में किसी इमरजेंसी में मुझे आप लोगों ने 50 रुपया दिया था, कभी आप लोगों ने मुझे 50 रुपया दिया था। तो मैं जब क्लेम लेकर के गया कोर्ट के पास 100 रुपये का, तो आप लोगों ने कहा कि हाँ 100 रुपये तो ठीक है, मुझे देना है सर को, लेकिन सर को मैंने या हम लोगों ने भी 50 रुपया दिया था, तो इसलिए इस डिक्री में से ये या क्लेम में से या डिक्री में से जो भी आप कहें, तो ये 50 रुपया माइनस कर लिया जाए, शेष 50 रुपया हमसे दिलवा दिया जाए, यानी 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। तो ये कोर्ट ऑर्डर करता है, इसी बात को हम सेट ऑफ करते हैं, यानी एडजस्टमेंट ऑफ डेट। तो जो लेन देन होना है उसी को एडजस्ट कर देना, यही कहलाता है सेट ऑफ। अब काउंटर क्लेम क्या है? तो सेम काउंटर क्लेम यानी सेट ऑफ का ही ये बड़ा भाई है। काउंटर क्लेम में हम
एक अलग सूट फाइल कर रहे हैं एक तरह से। हालांकि वो उसी कोर्ट में उसी प्लीडिंग में चलेगा, अलग नहीं चलेगा, लेकिन ये अलग सूट है। पूरा ये सूट का नेचर होता है इसका काउंटर क्लेम का। अब यानी अब सेट ऑफ में और काउंटर क्लेम में डिफरेंस क्या हो गया? इस सेट ऑफ की लिमिटेशंस हैं कुछ, और जनरली ये मनी सूट के लिए यूज किया जाता है, यानी एडजस्टमेंट ऑफ डेट के लिए। और काउंटर क्लेम का मतलब हो गया कि किसी बात के लिए आप काउंटर क्लेम ला सकते हैं। यानी मैंने कहा कि आप लोगों ने मेरी डिफेमेशन की है, इसलिए मुझे डैमेजेस चाहिए, तो अब उसी मामले में आप काउंटर क्लेम क्या लेकर के आ रहे हैं कि सर ने हम लोगों का पहले ही बहुत सारा नुकसान किया था, सर क्लेम कर रहे हैं 10,000 रुपए का, जबकि हम लोगों का सर ने ही 20,000 रुपए का नुकसान कर दिया था अपने किसी एक्टिविटीज की वजह से, तो हम लोगों को भी 20,000 चाहिए। तो ये हो गया काउंटर क्लेम। यानी जरूरी नहीं है कि ये एडजस्ट करने की बात हो रही है, ये दोनों क्लेम अलग अलग हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, तो भी उसी सूट में दोनों को निपटाया जा सकता है और दोनों को डिसाइड किया जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों का ये है, और दोनों का मीनिंग ये पता चला हम लोगों को। सर ऊपर आपने बताया एडिशनल क्लेम और ये काउंटर क्लेम, फिर दोनों तो एक जैसा ही हो गया। कहाँ पे एडिशनल क्लेम है? एडिशनल फैक्ट्स है वो। एडिशनल फैक्ट है, ओके सर। हाँ, ये फैक्ट्स की बात हो रही है कि अगर आप कुछ अतिरिक्त अपनी बात बताना चाहते हो तो वो बता सकते हैं। फैक्ट में और वो क्लेम में डिफरेंस हो जाएगा। फैक्ट का मतलब ये है कि प्लेंटिफ ने बताया घटना को कि हम लोग बाजार जा रहे थे, तो वहां पे, जैसे अभी मैं क्रिमिनल मैटर को थोड़ा सा ले लूं यहाँ पे, तो आप कह रहे हैं कि एक्यूज ने मेरा पर्स छीन लिया। कहाँ छीना, कैसे छीना, ये आपने नहीं बताया मान लीजिए। तो अब जो एक्यूज है वो बता रहा है कि अच्छा बाजार में हम लोग गए थे तो इनका पर्स छीना गया था, लेकिन मैं नहीं छीना था, वो किसी दूसरे व्यक्ति ने छीना था, पीछे मैं खड़ा था इसलिए इन्होंने मेरे ऊपर शक किया और ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने छीन लिया। तो वो नहीं, एडिशनल फैक्ट हो गया वो क्लेम नहीं कर रहा है आपसे कुछ, और फैक्ट्स को बता रहा है। तो फैक्ट्स में और क्लेम में डिफरेंस हो। मतलब इसमें डायरेक्टली रेमेडी क्लेम होगी ना, ये हाँ, कहना। इसमें वो आपसे कुछ क्लेम कर रहा है, खुद रेमेडी मांग रहा है। और ओके। फैक्ट का मतलब वो तथ्यों को, कहानी को और थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा है और उसका विस्तार कर रहा है। एवरी एलिगेशन शुड बी स्पेसिफिकली एडमिटेड और डिनाइड। तो ये बात हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। इवेसिव डिनाइल्स आर नॉट परमिटेड, यानी आप बिल्कुल ऐसे ही फेक कुछ बता रहे हैं कि हाँ ये हमें मंजूर नहीं है, ये बात हमने नहीं की थी या किया था, तो ऐसे आपको नहीं कहना, स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। न्यू फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग डिफेंस शुड बी प्लीडेड, मस्ट बी साइंड एंड वेरीफाइड। वही जैसे ऊपर हम लोगों ने कहा था, साइन करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो डिफाइंस द डिफेंस, नैरोज इशू, ये सारी बातें जो ऊपर हुई हैं प्लीडिंग में, प्लेंट में, सब वही बातें चलेंगी। अब रिट पेटिशन, अब तीसरी बात आ गई, तीसरे तरह की बात आ गई, रिट पेटिशन। तो संभवतः पहले दिन भी हम लोगों ने एक बात की थी कि जब कोर्ट के सामने आप अपने ग्रीवांस को लेकर के जा रहे हैं उसे रिड्रेस कराने के लिए, तो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस कैसे कर रहे हैं आप? एप्लीकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कोर्ट के पास। तो यानी बेसिक ये क्या है? एक एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन का जो टेक्निकल नाम है यही है प्लेंट। जब आप सिविल केस में यही एप्लीकेशन लेके कोर्ट के पास जाते हैं पहली बार, तो इसको आप क्या नाम दे देते हैं? प्लेंट। एक नाम हो गया एप्लीकेशन का, प्लेंट। यही एप्लीकेशन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए जा रहे हैं कोर्ट के पास, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए, तब इसी को आपने नाम दे दिया रिट पिटीशन। रिट पिटीशन। और इसी एप्लीकेशन को जब आप लेकर के कुछ स्पेसिफिक लॉज में, कुछ स्पेसिफिक एक्ट में, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर में जाते हैं, तो वहां इसको आप पेटिशन नाम देते हैं। पेटिशन। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? हम लोग नाम ले लेते हैं हिंदू लॉ का, यानी डिवोर्स के लिए, यानी कंजुगल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। तो इन सब बातों को आप कहते हैं पेटिशन। यानी बेसिकली ये है एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को टेक्निकल वे में जब आप सूट फाइल करने के लिए जाते हैं तो आप प्लेंट नाम देते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए जाते हैं तो इसको आप नाम देते हैं रिट पिटीशन। और जब आप कुछ किसी स्पेशल लॉ में टेक्निकल वे में, आप इसको नाम क्या दे देते हैं? पेटिशन। जबकि सभी हैं एप्लीकेशन। क्यों एप्लीकेशन है? कि आप अप्लाई कर रहे हैं और कुछ रिलीफ मांग रहे हैं, तो इसी बात को आप एप्लीकेशन कहते हैं। यानी इसका एक बेस जो है एप्लीकेशन है, लेकिन उसका नाम अलग अलग, यानी एप्लीकेशन नाम, यहाँ सूट में भी एप्लीकेशन नाम आएगा। कब आएगा? जब सूट एक बार आपने फाइल कर लिया
तो बीच बीच में जब छोटी मोटी जो भी रेमेडीज आप क्लेम कर रहे होंगे उसको आप एप्लीकेशन ही कहते हैं। तो ये 4 वर्ड्स आपको ध्यान रखना, ये वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज प्लेंट, व्हाट इज रिट पिटीशन, व्हाट इज पिटीशन। तो इन सब का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग ये यूज किए जाते हैं, और बेसिक आपको समझना है कि है एप्लीकेशन। तो रिट पिटीशन का मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को क्लेम कर रहे होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस माध्यम से हम लेते हैं? रिट के माध्यम से। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो मैंडेट है, उसी को हम कहते हैं रिट। तो उसी रिट को इशू कराने के लिए, जारी कराने के लिए जब आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उसी को आप कहते हैं रिट पिटीशन। अब इसके बाद यानी हम कह सकते हैं कि रिट के लिए आवेदन, ए रिट पिटीशन ये इज एन रिट पे जो डिसीजन आता है फिर उसको क्या बोलेंगे? रिट रिट इशू होती है, वो नहीं नहीं, डायरेक्शन इशू होता है। जैसा ये डिक्री हम बोलते हैं ना, ये जो ऑर्डर हाँ, आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आप यही बोलते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का डायरेक्शन है, या कोर्ट ने रिट इशू की है। अपनी आम आम बोलचाल की भाषा में हमने कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है, डायरेक्शन इशू किया है, और एक्चुअली है वो रिट इशू होता है। ओके। A writ petition is an application made to the High Court under Article 226। अब कॉन्स्टिट्यूशन से ये कनेक्ट हो गया, तो आर्टिकल 226 में जब आप जाते हैं तभी आप उसको रिट पिटिशन बोलते हैं, या 32 में आप जाते हैं तब उसको आप रिट पिटिशन बोलते हैं। यानी मैंने वही कहा आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए जब आप जाते हैं कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेके, तो उस एप्लीकेशन का नाम हो जाता है रिट पिटिशन। तो आर्टिकल 226 और द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 of the Constitution for enforcement of legal और fundamental rights। अभी मैंने वर्ड यूज किया फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट। तो यहाँ पे ये जो लीगल राइट यूज किया गया, इसका मतलब ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में जाते हैं तो केवल फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जाते हैं। जब आर्टिकल 226 में आप जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा हुआ है कि वहाँ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ दूसरे राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए भी आप रिट इशू कराने जाते हैं 226 में। तो इसीलिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल और फंडामेंटल राइट्स, या मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पाने के लिए आप इस तरह के रिट के माध्यम से जाते हैं कोर्ट के पास। ए रिट पिटीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थ्रू विच ए पर्सन सीक्स जुडिशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स ऑफ द स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज। तो पब्लिक अथॉरिटी स्टेट के अगेंस्ट तो जाते ही जाते हैं आप हैं, लेकिन जब 226 में आप जाते हैं तो किसी पर्सन के अगेंस्ट भी आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्टेट ही हो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और ये सब बातें तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका वही आर्टिकल 32 और 226 है। सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ रिट पिटीशन, नेम ऑफ द कोर्ट, इसमें भी सेम वही बात होगी, कोर्ट का नाम आप लिखेंगे, जो पार्टी जा रही है उसकी बात आप लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ पिटिशनर, डिटेल्स ऑफ रेस्पोंडेंट, फैक्ट्स ऑफ द केस, काज ऑफ एक्शन। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने में अलग लग रही है, चेंज हो गया। ग्राउंड्स फॉर फाइलिंग द पिटीशन, वायलेशन ऑफ लीगल और फंडामेंटल राइट्स, रिलीफ सॉट, इंटरिम रिलीफ इफ एनी, एफिडेविट, एनेक्सर्स। यानी एनेक्सर का मतलब होता है जो जो आपने उसमें लगाया हुआ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको आप एक लिस्ट देते हैं, उसी लिस्ट को आप कह रहे हैं एनेक्सर। टाइप्स ऑफ रिट्स, कौन कौन सी रिट्स इशू होती है, कौन कौन सा रिट इशू करेगा कोर्ट? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरारी, को वारंटो। तो ये किस बात के लिए हेबियस कॉर्पस, यानी किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेन किया गया है तो इसके लिए। मैंडेमस किस बात के लिए? तो कोर्ट ऑर्डर करे किसी कार्य को करने या न करने यानी रोकने के लिए, तो मैंडेमस। प्रोहिबिशन का मतलब ये जुडिशियल बॉडी को इशू होती हैं ये दोनों रिट, यानी कोर्ट ने कोई गलत ऑर्डर कर दिया, इलीगल प्रोसीडिंग अगर कहीं चल रही होगी तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, और कोई ऐसा ऑर्डर आ गया तो उसको क्वेश करने के लिए सरसरारी, और चलती हुई प्रोसीडिंग को यानी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग प्रोहिबिशन, जैसा नाम है प्रोहिबिट किया जा रहा है प्रोसीडिंग को, और सरसरारी का मतलब किसी पूरी हो चुकी प्रोसीडिंग को क्वेश करने के लिए। को वारंटो का मतलब किसी ने इलीगल तरीके से कोई पोस्ट होल्ड कर रखी है तो ये पूछा जाता है उससे कि भैया आपने किस क्वालिफिकेशन से, किस
मेरिट के आधार पे ये पोस्ट को होल्ड किया है, तो किसी पोस्ट को चैलेंज करना, जैसे अभी आपका धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो हम ये कहें कि मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी तो खुद ही अंगूठा छाप हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर कैसे हैं, या लेकिन हम ये नहीं पूछ सकते क्योंकि इलिटरेट पर्सन भी एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है। हम पूछेंगे तो कैसे क्या पूछेंगे कि वो तो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं है तो मिनिस्टर कैसे बन गए। तो 6 महीने तक तो प्राइम मिनिस्टर किसी को मेंबर बना सॉरी मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी वो मिनिस्टर हैं तब आप को वारंटों के लिए जा सकते हैं कि योर ऑनर देखिए ये 6 महीने तक के लिए मिनिस्टर बनाए गए थे और इन्होंने किसी भी हाउस की मेंबरशिप नहीं ली, इसके बाद भी ये मिनिस्टर बने हुए हैं, तो अब इनसे पूछा जाए कि ये किस तरीके से मिनिस्टर हैं। तो इसी बात के लिए है को वारंट, और ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिट जुरिडिक्शन प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जब सिविल कोर्ट में आप जाते हैं अपने सिविल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, तो वहां का प्रोसीजर आपको पता ही है कि पहले आप सबसे छोटे कोर्ट में जाएंगे, पीछे हम लोगों ने बात की थी, और छोटे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में आपको 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल लग सकता है। तो इसी से बचने बचाने के लिए सीधे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक राइट दे दिया गया कि आप सीधे जाके अपने फंडामेंटल राइट को यहीं पे इन्फोर्स करा सकते हैं। आपका टाइम बचेगा, आपको इजिली ये इन्फोर्स करा दिया जाए। एंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस, क्योंकि स्वाभाविक है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको एक डर होगा कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और हमारे अगेंस्ट ऑर्डर या रिट लेकर के आ सकता है। प्रोवाइड्स स्पीडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो मैंने अभी कहा कि आपको नीचे से यहाँ तक नहीं आना है बल्कि सीधे आप यहीं पे आते हैं। मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, सबसे बेसिक बात यही है कि अगर कोर्ट के पास ये पावर है पर पब्लिक के पास ये राइट है, तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। भले वो देखने में हमें कम मिल रहा हो या नहीं मिल पाता है पूरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं काफी हद तक सिक्योरिटी है इनकी वजह से। जितने भी आपके MC मेहता वाले केस हैं वो सभी इसी रिट पिटीशन के माध्यम से ही सॉल्व हुए थे। तो निश्चित रूप से ये जो रेमेडी आपको हमको सभी को मिली हुई है, ये चेक एंड बैलेंस में पूरी तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाती है। सर ये जो फॉर्मेट आपने बताए हैं, ये तो हाँ। एक आपने सिविल का जो फॉर्मेट बताया वो एक फॉर्मेट बताया आपने, हम्म। ये आपके फंडामेंटल राइट में जाते हैं तो उसका भी एक फॉर्मेट है, क्योंकि PIL में जब पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, हम जनरल मैं लेटर लिख के फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने ये कहा कि अभी जैसे आपने देखा कि वो चेंज हो गया और यहाँ पे कोई प्लीडिंग का रूल नहीं बताया गया आपको, तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब प्लीडिंग का रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी आप बाउंड नहीं है CPC के सभी रूल से। और यही पहले दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं कि जहां जहां कहीं मना किया जाएगा एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, वहां CPC अप्लाई नहीं होगा। तो इन सब चीजों पे CPC अप्लाई नहीं हो रहा है। और एक्सेप्शन में हम लोगों ने बात की भी थी कि जब हम लोग रिट की बात करते हैं तो CPC अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जनरली तो आपको सारी बातें लिखनी ही है ना, आप जाएंगे। अब एक्सेप्शनल केस में हाँ ये सर, बात है। वो तो इनडायरेक्टली फॉर्मेट तो आ ही गया ना, वो तो हाँ, बस ये बात आपको समझनी। जैसे एक लेटर भी आपने लिख दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस लेटर को रिट पिटीशन ट्रीट करते हुए आपको रेमेडी दे सकता है, लेकिन जनरली तो आप जाएंगे तो कोर्ट का नाम लिखेंगे, अपनी रेमेडी मांगेंगे, अपने प्रोसेस को लिखेंगे, तो बातें सारी आ गई, फॉर्मेट एक बन गया। लेकिन स्ट्रिक्टली CPC वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। ये दोनों बातें आपको अलग अलग समझनी है। ड्राफ्टिंग इज एन indispensable part of legal practice. Proper understanding of pleading, plaint, written statement, particulars of plaint, and writ petitions is essential for practice and examinations. A good draft must be clear, concise, accurate, legally compliant, and based on material facts. Mastery of these concepts not only helps in examinations but also develops the practical skill required for इफेक्टिव लीगल एडवोकेसी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, तो ये केवल आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आगे चल के सभी मामले में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे डिसीजन में हम लोग तो चूंकि डिसीजन पढ़ते रहते हैं, आगे आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कई बार छोटी सी एक गलती से एडवोकेट की क्लाइंट को बहुत भुगतना भी पड़ता है, और कभी कभी कोर्ट रिलीफ दे भी देता है क्लाइंट को। कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट की किसी गलती की वजह से या एडवोकेट की गलती से क्लाइंट को नहीं भुगतना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मैटर में क्लाइंट को सफर करना पड़ता है। तो बीइंग एडवोकेट, बीइंग ए स्टूडेंट, हमें ये ध्यान रखना है कि आगे हम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें पूरी तरह से
प्लीडिंग की जानकारी नहीं है तो हम अपने सीनियर से हेल्प लें और तभी प्लीडिंग तैयार करें, जब तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि नहीं अब हम प्लीडिंग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का हम लोगों का पेपर, स्पेशली केवल और केवल आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वाइवा में यही सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, डाउट, कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बताइए। सर इसमें सर आपने ये जो आप है ना मटेरियल, बिल्कुल मास्टर ना हो तो कम से कम फैमिलियर हो जाए, ये मकसद है आपके यूनिवर्सिटी का या लॉ का। सर इसमें आपने जो ऑर्डर 6 बताया था प्लीडिंग का, तो इसमें प्लेंट और WS ये हाँ बता दो। हाँ हाँ। तो सर जब हम ऑलरेडी प्लेंट अलग हो गया, WS अलग हो गया, तो प्लीडिंग का एक्चुअली ऑर्डर लाने का पर्पज क्या रहा होगा? उसका पर्पज ये था कि जब आप प्लेंट वाला ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें फिर उस तरह से डिटेल नहीं बताई गई है, जैसे प्लीडिंग में जितनी चीजें बताई गई हैं उस तरह से डिटेल प्लेंट में फिर चीजें नहीं बताई गई। प्लेंट में फिर प्लेंटिफ के रिगार्डिंग चीजें बताई गई हैं, और उसी तरह से जब रिटर्न स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो वहां रिटर्न स्टेटमेंट के रिगार्डिंग चीजें बताई जा रही हैं। तो ये अच्छा, डिफरेंस ये टाइम टू टाइम जैसे काउंटर क्लेम आता है, या ये आपका मतलब ये रिक्लेम आता है, या कुछ भी अगर एक्स्ट्रा जुड़ता है तो फिर वो भी प्लीडिंग का एक बड़ा मैटर हो गया ना, मतलब हाँ, सब सब उसी का हिस्सा बनता चला जाएगा। जितना कुछ भी आप फाइल करते चले जाएंगे सब प्लीडिंग का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि और ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ये प्लेंट और ये आपके W है, तो फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद तो फिर प्लीडिंग के ही कैटेगरी में आ जाएगा ना सब सब कुछ। सब उसी का, बल्कि उसको ये भी बोलते हैं सब्सीक्वेंट प्लीडिंग बोलते हैं जब आप बाद में दूसरी चीजें देते हैं, और सब्सीक्वेंट WS भी बोलते हैं, और रिजॉइंडर भी बोलते हैं इसी। रिजॉइंडर भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज चलता रहता है, तो आपको शब्दों से भी परिचित रहना है, कंसेप्ट भी समझना है। और आपको एक बात छोटी सी ये भी जाननी है कि जो ये काउंटर क्लेम आता है और सेटअप आता है, इस पे भी प्लीडिंग के रूल अप्लाई होते हैं, और ये भी माना जाता है कि प्लेंट है और ये भी माना जाता है कि WS है। जैसे क्या हुआ कि ए व्यक्ति प्लेंट लेके आता है कोर्ट के पास, ये प्लेंट लेके आया, तो इसकी प्लेंट का जवाब दिया बी ने, तो जवाब क्या दिया? रिटर्न स्टेटमेंट दिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट में जब इसने काउंटर क्लेम किया, CC किया, तो CC किसके अगेंस्ट आ गया? ए के अगेंस्ट। अब ये बी के लिए ये प्लेंट बन गया, बी के लिए ये प्लेंट बन गया, ए के लिए बन गया। अब ये जो जवाब देगा इस काउंटर क्लेम का वो CC बन जाएगा, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट बन जाएगा, ये WS हो जाएगा। जो ए की तरफ से आंसर आएगा उसका काउंटर क्लेम का, उस पे रूल अप्लाई हो जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट वाले। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको छोटी मोटी टेक्निकलिटीज जो है ध्यान रखनी है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब काउंटर क्लेम आ रहा है बी की तरफ से यानी डिफेंडेंट की तरफ से, तो स्वाभाविक है कि अब वो प्लेंट की तरह है, वो क्लेम कर रहा है, और जब उसका आंसर कर रहा होगा ए, तो इसका मतलब अब उसका वो आंसर कर रहा है, जवाब दे रहा है, अब वो रिटर्न स्टेटमेंट के रूल उस पर अप्लाई हो जाए। और बताइए कुछ। और सर इसमें जब जो सूट बोलेंगे तो फिर तो ये सब कुछ मिला के सूट बोलेंगे ना? हाँ, सूट का तो मतलब ही हो गया कि वो जितनी भी प्रोसीडिंग चली वो सब सूट है। मतलब इसमें आपके WS प्लेंटिफ सब आ गए, प्लेंटिफ WS डिफेंडेंट सब आ गए ना, कंप्लीट सब मिला के कोई सब बोले सब सूट। सब है सूट। हालांकि सूट जो है वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर ही अलग है, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन है। अब ये डिफरेंस हो गया। सूट एक अलग एंटाइटी हम मान लें, जैसे एक बिल्डिंग है बड़ी, उस बिल्डिंग में बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे हम लोगों ने सब्सटेंटिव लॉ की बात की थी, फिर प्रोसीजर की बात की थी, तो उसी तरह से हम मान लें कि सूट जो है एक सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर है, और उसी सूट के अंतर्गत जो भी प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन है प्लीडिंग, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, एप्लीकेशन। तो बेसिक बात हमें समझनी है, डॉक्यूमेंटेशन का नाम ये सब है, WS, प्लेंट, काउंटर क्लेम का आंसर, ये सब डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सूट मतलब जब तक डिसीजन नहीं आएगा उसको सूट ही बोलते रहेंगे। हाँ, तब तक की वो सारी जो प्रोसेस है उसी के तहत चल रही है। क्योंकि आगे ट्रायल भी तो चलेगा, चार्ज फ्रेमिंग भी हाँ, चलेगी। सब सब उसी में आएगा, सब उसी का पार्ट। तो सभा समाप्त की जाए आज की। अब अगले क्लास में मतलब क्या? तो सभा का समापन किया जाए। ठीक है सर। ओके।